हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के पिता हैं। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं: अमर्त्य सेन, जोसेफ शुम्पीटर, एडम स्मिथ और कौटिल्य। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। इसके अलावा अगर हम अमर्त्य सेन की बात करें तो इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा दी है। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा। जोसेफ शुम्पीटर की बात करें तो इन्होंने लाभ का प्रवर्तनकारी सिद्धांत दिया है। लाभ का प्रवर्तनकारी सिद्धांत दिया है जोसेफ शुम्पीटर ने। इसमें इन्होंने बताया कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो उसका जो लाभ होगा वो लाभ इनाम के रूप में मिलेगा। और इसके अलावा जो अमर्त्य सेन है, इन्हें कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था अमर्त्य सेन को। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। और कौटिल्य को भारतीय अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, जिसे सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थशास्त्र के पिता। तो अभी मैंने बताया कि भारतीय अर्थशास्त्र के पिता माना जाता है कौटिल्य को। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कौटिल्य। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये भी मैंने अभी बताया कि अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है कौटिल्य ने। तो इसलिए इसका जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कौटिल्य। इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसे अर्थशास्त्र का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है। अर्थशास्त्र का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है, जो कि कौटिल्य ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ था। इसके अलावा इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र के अलावा सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और जो वैदेशिक संबंध हैं, विदेशों से किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए, इन सभी का इसमें उल्लेख किया है। और इसमें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अर्थ का जो अर्थ लिया है वो धन से लिया है। मतलब अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है अध्ययन करना। चलिए, तो जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये लिखा है कौटिल्य ने। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है। तो अभी मैंने बताया कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा एडम स्मिथ। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की बात करें तो इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने। अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो इनका कहना है कि मनुष्य जाति के रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। और रेगनर नरकशे ने एक कथन दिया है कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इनका कहने का ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह जो उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी वह पूर्ति नहीं कर पाता, जिस कारण से वह गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। तो ये कथन दिया है रेगनर नरकशे ने। इसके अलावा जो इसका हमारा ऑप्शन सही है वो हो जाएगा एडम स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है।
विकासशील अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर 1 और 3 दोनों। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1 और 3 दोनों, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत जो है वो अभी पूरी तरीके से विकसित देश नहीं है, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था विकासशील टाइप की है। और इसके अलावा यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये ये अर्थव्यवस्था चीन में पाई जाती, मतलब चीन में है और उत्तर कोरिया वगैरह में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1 और 3 दोनों। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट एंड मनी किसकी पुस्तक है। तो ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सी रंगराजन, जे.एम. कीन्स और कार्ल मार्क्स। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन और कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सी रंगराजन की बात करें तो गरीबी निर्धारण के लिए एक समिति बनाई गई थी, सी रंगराजन समिति, जिसके ये अध्यक्ष थे। और इस पुस्तक के लेखक हैं जे.एम. कीन्स। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि इस पुस्तक के लेखक हैं जे.एम. कीन्स। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं विकसित अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इस पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है, मतलब जो बाजार के मूल्य वगैरह हैं वो सब सरकार निर्धारित करती है। उसके अलावा विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी जीडीपी उद्योगों पर निर्भर होती है, मतलब यहाँ पर औद्योगिकरण मतलब काफ़ी ज़्यादा है और मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि पर कम निर्भर हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कृषि पर निर्भरता बहुत ही कम है और जो जीडीपी है वो उद्योगों पर निर्भर है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, मतलब सरकार का जो हस्तक्षेप है वो एकदम न्यूनतम होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण होता है, मतलब पूंजीपति भी होते हैं और सरकार भी कुछ कुछ मामलों पर नियंत्रण रखती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसके अलावा विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कनाडा, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा समाजवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विजन 2024 इंडिया दस्तावेज संबंधित है सेवा क्षेत्र से, गरीबी उन्मूलन से, स्वास्थ्य से, सामाजिक क्षेत्र से। तो जो विजन 2024 इंडिया दस्तावेज है ये संबंधित है गरीबी उन्मूलन से, इसलिए इसका जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा गरीबी उन्मूलन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है, मतलब राजकोषीय घाटा आता है, बजट घाटा, राजस्व घाटा या फिर प्राथमिक घाटा। तो पूंजीवादी व्यय या फिर राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण आता है राजकोषीय घाटा, इसलिए इसका जो हमारा ऑप्शन है 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है। तो भारत में मतलब कौन सा आर्थिक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है। इसका जो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा कृषि, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है और मतलब भारत की अधिकतम जनसंख्या अभी भी कृषि से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इकोनॉमी से संबंधित थे। आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। इन वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।